वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 24 मार्च और 24 मार्च के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और इसके अलावा स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपको कवर कराए जाएंगे। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को डेली ज़रूर देखें, 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर ज़रूर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाता है, डायरेक्ट लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होता है। हर वीडियो का जो भी अब तक यहाँ पर हमने डेली करंट अफेयर्स की अब तक 63 वीडियो उपलब्ध करा दी है, जनवरी महीने से स्टार्ट किया था हमने। तो हर वीडियो के पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई है। आप वहाँ से उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम लोग डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना जो है वो हमारा काम यानी एडू जोश चैनल का काम है। यहाँ पर आपको इस तरह की करंट अफेयर्स बताई जाती है और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस तरह से तैयार कराए जाते हैं ताकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न को देखेंगे। जो हमने सवाल पूछा था, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? देश पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू में है, ये याद रखिएगा। नेपाल में भी अगर पूछता है कहाँ पर है तो काठमांडू आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। प्रति वर्ष विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हर वर्ष विश्व टीबी या तपेदिक, टीबी को ही ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक कहा जाता है, तो तपेदिक दिवस यानी विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरिया यानी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु है जो टीबी का बैक्टीरियम यानी जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया यहाँ पर होगा बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी खोज की थी इन्होंने। इसी की वजह से 24 मार्च जो है वो में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्लॉक इज टिकिंग, ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है दुनिया में टीबी की बीमारी के लिए लोगों को अवेयर करना यानी जागरूक करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक पूरे विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्ति मिली है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, आईपीएल 2021 का आधिकारिक पार्टनर यानी ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू टाटा सफारी। ठीक है, आप इसको टाटा सफारी कहें तो ये न्यू है, टाटा का न्यू टाटा सफारी जो आया है ये एक आधिकारिक पार्टनर बना है आईपीएल 2021 का। हाल ही में न्यू टाटा सफारी आईपीएल 2021 का आधिकारिक पार्टनर बना है। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसकी प्रमुख एसयूवी नई टाटा सफारी वीवो आईपीएल 2021 की आधिकारिक पार्टनर होगी। यह लगातार चौथा वर्ष होगा जब टाटा मोटर्स आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर बना है। इससे पहले टाटा नेक्सॉन आईपीएल 2018 के लिए, टाटा हैरियर आईपीएल 2019 के लिए और टाटा अल्ट्रोज आईपीएल 2020 के लिए आधिकारिक पार्टनर था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में आयोजित किया गया था और इसे मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला सवाल है, न्यूबू नेवागम येरको नामक प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पहली औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। इस स्कूल का नाम न्यूबू नेवगम येरको है और यह स्कूल स्वदेशी परंपराओं, संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित करने में मदद करेगा। इस स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है, जनगणना 2011 के अनुसार
अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर आप वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व जब भी बात की जाती है तो 1 किलोमीटर, जैसे अगर लंबाई की बात करें तो फिर 1 किलोमीटर चौड़ाई में भी आपको याद रखना है, ये वर्ग किलोमीटर हो गया। और इतने एरिए में कितने व्यक्ति रहते हैं यही जनसंख्या घनत्व बतलाता है। तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी एफपीओ या शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। यह किसानों के लिए पहला पूरी तरह से समर्पित एफपीओ पोर्टल है। यह बिल और मेलिंडा गेट्स, ये दोनों आपको मालूम होगा, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। तो BMGF आप इसको कहेंगे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसके सहयोग से कृषि विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों, उत्पादक समूह, व्यापारियों और कृषि विभाग को एक मंच पर लाना है। यह किसानों को राज्य में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO बनाने के लिए सभी आवश्यक जानकारी डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। अगला सवाल है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के 48वें, ये क्रम भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं, जब ये मुख्य न्यायाधीश हैं। जब आपसे नाम पूछा जाएगा या ऐसा पूछा जाएगा वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी होंगे इसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर पीछे वाले जो वर्तमान में हैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो होंगे उनका क्रम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस NV रमन्ना। ठीक है, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। बहुत ही अच्छा सवाल है। जस्टिस NV रमन्ना को देश के नए मुख्य न्यायाधीश जो के रूप में इनको जो है वो नियुक्ति मिली है और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, जस्टिस SA बोबड़े हैं, जो कि जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश उन्होंने की है और सरकार को उनका नाम भेजा है। जस्टिस रमन्ना 2014 से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। जस्टिस रमन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हरिलाल जकीसुंदास कानिया, ये यानी HJ कानिया, ठीक है, HJ कानिया, तो ये जो है भारतीय मूल के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि HJ कानिया यानी देश के पहले, अगर आपसे सवाल पूछे देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आंसर हो जाएगा HJ कानिया यानी हरिलाल जाकीसुदास कानिया। अगला सवाल है, खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। पहला खेलो इंडिया गेम्स कब आयोजित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2018 यानी वर्ष 2018 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। खेल मंत्रालय ने योजना की निरंतरता के लिए वित्त मंत्रालय को एक व्यय वित्त समिति यानी IFC ज्ञापन प्रस्तुत किया है। खेलो इंडिया योजना के विस्तार के लिए लगभग 8,750 करोड़ की आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, खेलो इंडिया योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, पहला खेलो इंडिया गेम्स 2018 में आयोजित किया गया। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ओडिशा में आयोजित किया गया था और पहला जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन खबर में बना हुआ है, यह किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता से जुड़ा है ये। और ये 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन, जिसको आपको याद रखना है, हाल ही में यह खबर में रहा है, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता के मुद्दे से संबंधित है ये। इस्तांबुल में बनाई गई यूरोप परिषद ने घरेलू हिंसा को रोकने, मुकदमा चलाने और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से तुर्की को अलग करने का निर्णय लिया है। तुर्की के बारे में जान लीजिए, इसको टर्की भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप अगर इस तरह से देखें तो टर्की भी कहते हैं। तो तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी अंकारा है। यह दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है।
करेंसी की बात करें तो यहाँ पर तुर्किश यानी टर्किश लीरा आप याद रखेंगे, तुर्की लीरा या टर्किश लीरा। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से म्यांमार से राजनीतिक शरणार्थियों को राजनीतिक शरण देने के लिए आग्रह किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम ने। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने केंद्र से यानी केंद्र सरकार से म्यांमार से राजनीतिक शरणार्थियों को राजनीतिक शरण देने के लिए आग्रह किया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं है और भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है यानी साझा करता है। वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल को भी याद रखिएगा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, जोरामथंगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागर सरहदी का निधन हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक थे सागर सरहदी, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने कभी कभी, सिलसिला और बाजार जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में लिखी हैं। उन्होंने एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में फिल्म बाजार के साथ निर्देशक भी बने। उन्होंने कहो न प्यार है और दीवाना सहित कई फिल्मों के लिए संवाद भी लिखा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में हाल ही में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ है, जिनकी उम्र 86 वर्ष थी। अगला सवाल है, हाल ही में जीवी रामकृष्ण का निधन हो चुका है, वह इनमें से किसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी के अध्यक्ष रह चुके हैं जीवी रामकृष्ण। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है और यहाँ पर याद रखना है कि 1990 में उन्हें बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जब इसमें कानूनी स्थिति का अभाव था। वह 1994 तक उस निकाय के अध्यक्ष रहे और फिर 1996 में विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष बने। सिक्योरिटीज़ एंड जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, तो सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी है, काफ़ी लंबे समय से हैं। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 प्रश्न एक ही जैसे आपसे पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आपको वीडियो में ही बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके देख लेते हैं। पहला सवाल, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी बने। और तीसरा सवाल है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और चौथा सवाल है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगर सबसे पहले यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि भारतीय महिला कौन थी, तो अगर भारतीय महिला पूछा जाएगा तो ये अगला सवाल देखिए, ये भारतीय महिला पर ही बेस्ड है, जिसमें पूछा गया है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो फिर एनी बेसेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से किस राज्य से था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो भी आंसर करेक्ट है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।